वेलकम टू एडुग्रीड गाइस। आ गया हूं आपके पास सेक्शन बी लेके। ताबड़तोड़ संग्राम चालू है स्टैटिस्टिक का। रात तक आपको मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ज्यादा कंटेंट मैं आपको इस चैनल पे दे दूं। देरी नहीं करते, फटाफट सेक्शन डी मस्त आईएमपी लेके आया हूं आपके लिए। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी होगी बेस ईयर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस ईयर? हमको ये तो पता है सर कि बेस ईयर की जो वैल्यू होती है ना 100 होती है। पर 100 क्यों होती है? क्योंकि मान लो आप अभी 2016 से कंपेयर कर रहे हो 2025 को, तो भाई 2025 के अंदर जो भी प्राइस होगी, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम is compared to the 2016 compared with the price of the same item but in the past। मतलब सर एक मान लो आप यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट की वैल्यू की बात कर रहा हूं, उसको आप 25 से 16 को कंपेयर कर रहे हो, और ये जो स्पेसिफिक ईयर है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर है। मैं थियरी भी दूंगा और बहुत अच्छा और आसान एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा जो जरूरी लगेगा उस पर। सर कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशन हम सबको पता है, लेकिन कोरिलेशन क्या होता है? इफ देयर आर नहीं if there are simultaneous changes in the value of two variables। सर दो वेरिएबल है, मान लो a और b, इन दोनों की वैल्यू के अंदर बहुत ही जल्दी क्या होता है? चेंजेस हो रहा है। अब ये डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है या तो इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि एक मान लो कि एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। अगर गर्लफ्रेंड का मूड खराब है तो बॉयफ्रेंड क्या करेगा? ठीक है, तो भाई इन दोनों के जो नेचर है, इन दोनों के जो मूड है, जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फटाफट क्या होता है? चेंज हो रही है उनका मूड, और यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू, ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। तो भाई जब भी वेरिएबल की कोई दो वेरिएबल है और उनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है, फिर डायरेक्ट इफेक्ट हो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट हो, तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं कोरिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल वेरिएबल्स। सर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हिच ट्रांसफॉर्मेशन? सर the regression coefficient is independent from the change of origin। सर कुछ लोग ऐसे होते हैं आलसी, इतने लिखते हैं the change of origin। अरे पूरा लिखना है भाई, सेंटेंस लिखना तुमको मैं सिखा चुका हूं। सेंटेंस पूरा लिखिए जिससे तुम्हारे मार्क्स कम काटे जाए। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। सर आपको एडिटिव मॉडल लिखना है टाइम सीरीज का। सर बहुत आसान है और हम सबको पता भी है। हमने अभी इससे पहले एक लेक्चर लिया, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि भाई टी से शुरू होता है, आर पे खत्म होता है, सब दोनों क्या होता है? सब बीच में प्लस होता है। तो आपको यही मॉडल लिखना है इस तरीके से कि टी मींस ट्रेंड होता है, एस का मतलब सीजनल, सी का मतलब साइक्लिकल, और आर का मतलब रैंडम कंपोनेंट्स होता है। इन सबको मिलाते हैं तब क्या बनता है? एक टाइम सीरीज बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है टी, एस टी, सी टी और आर टी। इतनी चीजें क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर state the number of the sample point of the random experiment। ध्यान से याद रखना, random experiment of tossing 6 balanced coin। सर 6 कॉइन को उछाला जा रहा है, तो सर क्या होगा? तो देखो यहाँ पे the number of sample points in the random experiment कितने थे? तो जब भी आप कॉइन उछालोगे तो कॉइन में निकलता क्या है? या तो हेड या तो टेल। तो सर आपका रिजल्ट कितना है? 2 है। लेकिन कितनी बार, कितने कॉइन है हमारे पास? 6 कॉइन है, तो इसको 2 into 6 कर दो। ठीक है, आपके पास कैलसी होगा, देखो शॉर्टकट ट्रिक सिखा देता हूं। 2 into मल्टीपल दबाओ, फिर इक्वल दबाओगे, मतलब 2 4 6 सॉरी 3 4 5 हो गया। सर आपका आंसर आ गया 64। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यूज करोगे तो काम हो जाएगा। क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं, मैं देखने के आपके साथ कोई है कि नहीं इसीलिए। आओ बच्चों, क्या होता है? जो कॉइन थे वो कितने हैं तुम्हारे पास? 2। कितने संभावित रिजल्ट मिल सकते हैं? 6। तो भाई उसका अगर तुम पावर मार दो, 2 का 6 पावर मार दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 64। सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इक्वेशन थी लेकिन उसकी हमने डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आइए सर, आपके पास नया इक्वेशन हाजिर है। स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सर स्टेटमेंट क्या था? स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब क्या? जो सर मेजरमेंट करते हैं उनका जो स्कोर है, जो वो क्या इंडिपेंडेंट है क्या? उसको किसी के साथ रिलेशन नहीं है? तो सर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ट्रू क्या है? ट्रू। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब सर उसको समझाना आपके काम नहीं है, लेकिन अगर आप समझाना चाहो तो देखो Q3 इक्वल्स टू m प्लस 0.675 थीटा, और यही चीज हम लोगों को पता था, हमने एग्जाम्पल लिया 10 का, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। अब तो बेटा ये सारी वर्किंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको बस यहां तक आंसर लिखना है आपका
ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था कि इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बस खत्म, आपका आंसर खत्म हो गया, ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सर मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 13.25। सर मीन कितना है? 13.24 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। तो सर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इट्स थर्ड क्वार्टर की वैल्यू निकालनी है आपको भाई। तो भाई क्या हो सकता है उसका आंसर? देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है x टेंस 3 x4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x डैश 3, ठीक है। फिर उसके अंदर आप वैल्यू रखोगे, आपको चीजें मिल जाएगी। सर यहाँ पे आपको लिखनी होती है इक्वेशन। क्या लिखना होता है? इक्वेशन लिखनी होती है। सर क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंस 4 x4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय x टेंस टू 3। सर कैसे करेंगे हम? सर ध्यान से देखो यहाँ पे, सर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है पहले उसका हम सेटअप करते हैं। तो भाई x टेंस 4 की वैल्यू हमको दी हुई है, तो सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 4 जो ऊपर है उसके अंदर हम उसको आगे लेके आएंगे, तो भाई 4 फिर x। सर x की वैल्यू हम लिख देते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? यहाँ पे 3 दी हुई है। सर ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे 3 ले लो आप लोग। सर ये 3 है, अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे 4 माइनस 1 से। तो सर अब क्या बचेगा? देखो 4 3 का 3 पावर। सर अब ये कर दो तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यानी कि 4 मल्टीपल बाई 27, आपका आंसर आ जाएगा 108। चलो बेटा क्लियर है इतना? आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सर फाइंड, आपको कोई चीज फाइंड करनी है, और फंक्शन ऑफ f ऑफ x इज 21। f ऑफ x इज 21 दिया हुआ है आपको, भाई इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। हमको ये पता है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है ऑलवेज कैसा होता है? 0 होता है। सो इफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 21, द f डैश x इज, क्या बोलता है इसको? लेस देन 0, वो 0 से कम ही रहेगा। सर विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस? सर हम कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं डियरनेस अलाउंसेस के लिए? आप समझो, पहले तो ये बताओ डियरनेस अलाउंसेस होता क्या है? भाई जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, क्लास 1 क्लास 2 की, सेंट्रल या स्टेट की, उनको है ना एवरी ईयर जो महंगाई इतनी बढ़ रही है, उनको महंगाई के सामने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। और ये डियरनेस अलाउंसेस कितना देना है वो कैसे डिसाइड होगा? वो होगा बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के ऊपर से होगा, ठीक है। अब बेटा लिविंग इंडेक्स का इक्वेशन क्या आता है, उसके लिए फॉर्मूला वाला वीडियो देख लो आप। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द स्कैटर डायग्राम मेथड? सर स्कैटर डायग्राम किस में आता है? कमेंट में मुझे बताओ कौन से चैप्टर का है। सर उसकी मेन लिमिटेशंस क्या है? याद रख लेना, एक ही लिमिटेशंस लिखनी है आपको, इज दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन द एग्जैक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। क्या भाई स्कैटर डायग्राम की वजह से हम जो एग्जैक्ट उनकी वीकनेस होती है, उनकी जो स्कैटर डायग्राम की वजह से जो उसकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ होती है कोरिलेशन की, वो हम कभी भी हासिल कर पाते नहीं है। बेटा 13 नंबर आ जाओ। डिफाइन रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? तो भाई द कोएफिशिएंट ऑफ b ऑफ x इन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। क्या बोला? द कोएफिशिएंट ऑफ b ऑफ x इन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। या तो सर आप यहां तक ही लिखो, देखो मैं तो सजेस्ट करता हूं नीचे पे जाओ ही मत, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब हो जाता है। छोटा छोटा लिखो, 1 मार्कर के लिए ये सारा कंटेंट बहुत है, ठीक है। 1 मार्कर के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, उनको 4-5 वर्ड भी सही मिल जाएंगे, वो मार्क्स दे देंगे तुमको। तो देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या था हमारा। स्टेट द इंटरवल रिक्वायर्ड टू नो द ट्रेंड इन एग्रीकल्चर यील्ड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सर हमको क्या चीजें चाहिए होगी? तो सर हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जानना है, तो 10 to 15 ईयर टाइम इंटरवल इज रिक्वायर्ड। सर क्यों? आपको बोलना है भाई कितना टाइम इंटरवल की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात आती है तो आपको 10 से 15 साल तक का वेट करना पड़ता है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट्स ए बी एंड सी। सर आपको इस तरीके से इसको सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको एटलीस्ट 1 इवेंट आउट ऑफ 3 इवेंट निकाल के दो, और आपको किसका यूज करना है? ए बी सी का। सर एटलीस्ट 1 इवेंट उन्होंने बोला है आउट ऑफ 3 से, तो ए बी सी यूज करते या तो देखो सबसे पहले इवेंट पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट सी
माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्ट सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो सर ये अलग अलग तीन बड़ी बड़ी इवेंट्स हमने यहाँ पे एक ही साथ इनकी लिख दी। सर रट्टा मार लो, समझाने का टाइम भी नहीं है और आपके पास भी समझने का टाइम नहीं है। कल वापस 24 घंटे बाद 3 बजे एग्जाम है तुम्हारी, ठीक है, फटाफट आ जाओ यहाँ पे। डिफाइन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग एनी रियल वैल्यू ऑफ सेट आर। क्या बोला उन्होंने? रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज कैपेबल ऑफ टेकिंग एनी रियल वैल्यू। मतलब भाई एक्स इतना ताकतवर है कि कोई भी वैल्यू ले सकता है सेट आर का। अच्छा, या तो उसको क्या बोलेंगे हम? सबसेट, या तो सबसेट बोलेंगे जो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो भाई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है? पहली बात वो आर का सबसेट है। वो आर का क्या है? सबसेट। अगर एमसीक्यू में पूछे तो ये लिखना है। अगर सर 1 मार्कर में लिखे तो एक रैंडम वेरिएबल मान लो एक्स है और वो उतना कैपेबल है कि वो आर का कोई भी सेट की जो रियल वैल्यू होती है उसको कंडक्ट कर सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, चलो डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट ईयर, अभी के लिए यही पे आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे करीबन कुछ 80-85 क्वेश्चन है, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल टेक डिफाइनाइट वैल्यू? सर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अगर डिफाइनाइट वैल्यू है, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं है, डिफाइनाइट है, हमको पता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 0। सर याद रख लो इसको। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन इज 12। हमको सर दे दिया एस्टिमेट वैल्यू कितनी है क्वार्टाइल की? 12 है। फाइंड करना है हमको सर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम कैसे करेंगे? देखो, जो फोर्थ क्वार्टर आता है उसकी इक्वेशन होती है 2/3 थीटा, और हमको एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज करने हैं यहाँ पे? 12 इक्वल्स टू 2/3 थीटा। क्योंकि सर अगर वही क्वार्टर डेविएशन तुमको दिया हुआ है तो तुमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई ना कि ये कितनी हो गई? 12 हो गई। अब सर इसको है ना हमने स्वाइप करना है, क्योंकि सर बीच में क्या है? इक्वल्स टू है। बीच में क्या है? इक्वल्स टू है। तो सर इक्वल्स टू के अंदर आप चेंज करोगे तो 12 मल्टीपल बाय एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से सर वैल्यू निकल के आएगी। और इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो सर आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो कितना है? 18 है। सर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कल आपकी एग्जाम में हो सकता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ x टेंस टू 0। सर x टेंस टू 0 का एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझाना है, लंबा ही जाना पड़ेगा। ये तीन सेंटेंस आपको सेम टू सेम याद रखने हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं, एक x टेंस 0 होता है और एक x टेंस a होता है। आइए पहले ये समझ लेते हैं। इफ बाय डिक्रीजिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a वेरिएबल ऑफ x, क्या बोला? इफ बाय डिक्रीजिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a वेरिएबल x और बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, द वैल्यू ऑफ x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू 0। उन्होंने क्या बोला? अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू लेते हो या तो आप कोई नेगेटिव वैल्यू ले रहे हो वेरिएबल x के लिए, तो x की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा नजदीक, मतलब 0 के नजदीक होनी चाहिए। तो सर यही जो इवेंट हुई यहाँ पे, इट कैन बी सेड दैट x टेंड्स टू 0। मतलब आपने कोई वैल्यू ले ली, या तो पॉजिटिव में है या तो इंक्रीजिंग नेगेटिव में है, यानी कि नेगेटिव से वो ऊपर जा रहा है। तो सर वो जो वैल्यू हुई, देखो समझाने के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे x है, उसको 0 लेना है। अभी आप कोई पॉजिटिव में हो यहाँ पे, लेकिन वो डिक्रीजिंग पॉजिटिव हो रहा है, और अगर आप नेगेटिव में हो तो इंक्रीजिंग नेगेटिव हो रहा है, लेकिन x की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे 0 के पास आ रही है। उसी को हम बोलते हैं x टेंड्स टू 0। समझ में आया सर? नहीं आया? मतलब मान लो मैं यहाँ पे कोई मैग्नेट हूं और दोनों साइड आयन है और दोनों मेरे पास खींचे आ रहे हैं, तो भाई मैं हो गया 0। ठीक है, एक बहुत अच्छी एक चीज थी कि 0 पे सवार हूं, अजब सा मैं खुमार हूं, मैं भी आप लोगों ने सुनी होगी। इट इज डिनोटेड बाय x टेंड्स टू 0 हियर। अब सर आप यहां से रुक सकते हो, आप यहां से आगे नहीं भी लिखोगे ना तो आपका कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है। x टेंड्स टू 0 मींस द वैल्यू ऑफ x अप्रोच वेरी क्लोज टू 0 बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप इतना लिख के अटक सकते हो, आपके कोई मार्क्स काटेंगे नहीं। तो खाली ये लाइन लिख के अटक जाओगे तो हो सकता है वो आधा ही नंबर दे। ऊपर का लिखोगे चलेगा, खाली नीचे का लिखोगे नक्की नहीं, आधा भी दे सकते हैं। मतलब वो 0 पे आएंगे तो सर वो 0 के पास x जा तो रहा है, लेकिन कभी भी उसकी वैल्यू 0 होगी नहीं। क्या लिखा है? बट इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, कभी भी उनकी वैल्यू 0 होगी नहीं। सर आगे जाते हैं थोड़े हम।
20 नंबर का क्वेश्चन जो आपका था वो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू? सर ये सबको पता होना चाहिए। देखो रेवेन्यू जो है ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन डिमांड, क्या बोला, आपकी जो डिमांड है उसके अंदर जो छोटा सा चेंज हुआ है, इट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। सर विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस? सर अगेन वही क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डियरनेस? महंगाई, ठीक है, महंगाई के ऊपर जो भत्ता देते हैं, कौन देता है? गवर्नमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती है। किसको? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। अच्छा, उसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको उसके लिए चाहिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सर याद रख लो, आएगा, ये आ सकता है, तुम्हारा टाइम भी आ रहा है। द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.4। सर आपको दे दिया x और y की वैल्यू 0.4 है। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ 5 इज एडेड इन ईच? मतलब सर जितना भी सैंपल साइज लिया था कोएफिशिएंट का, उसमें 5 ऐड कर रहे हैं ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ x एंड 10 इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ y। मतलब सर x के अंदर हर ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर रहे हैं और y के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 10 से उसको मल्टीपल कर रहे हैं। तो सर इसका वैल्यू उसको बताना है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा इन दोनों के बीच का। बेटा यहाँ पे आओ, तुमको लग रहा होगा ये सब देख के सम गिनना है, सम नहीं गिनना है। देखो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y विल बी 0.4। सर सेम रहेगा बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो चेंज ही नहीं होता उनके बर्ताव से, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से होता है कि x और y का इंडिविजुअली आप चेंज कर लो, लेकिन कभी भी इनका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो कभी चेंज होगा नहीं, उसके ओरिजिन से कभी भी हिलेगा नहीं। ठीक है, आप उसमें ऐसा एक एक्स्ट्रा समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो इसको कि ऐसा कौन है जो अपने ओरिजिन से कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब उसको कितना भी कर लो वो अपने कभी ओरिजिन से चेंज होगा नहीं। मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया था पर फिर कभी दूंगा, अभी टाइम है नहीं हमारे पास। सर स्क्रीन पे है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर इफ द सैंपल पॉइंट इज ऑन द फिटेड लाइन? सर अगर फिटेड लाइन के ऊपर एक सैंपल पॉइंट मार दिया है तो उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। जीरो ऑफ अ सैंपल पॉइंट इज ऑन द फिटेड लाइन। वही सर एक जगह होती है जहां पे कोई एरर नहीं होती। ठीक है, कुछ होता तो भी वहां से हट जाता, भाई जीरो पे रखना है। सर समझाओ इसको, डिस्क्राइब करो, ना ही उतना टाइम मेरे पास है ना ही आपके पास है। ठीक है, कल एग्जाम है, अब ये तीसरा वीडियो बना रहा हूं मैं, इसके बाद और 4-5 वीडियोस बनाने हैं। सर व्हाट इज द टाइम सीरीज? बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल और टाइम अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज। अब मान लो ना इंडियन पॉपुलेशन वो रेडी होता है, एक सीक्वेंस में आता है, ईयर में क्लियर उसको अरेंज किया जाता है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? टाइम सीरीज हो गई। देखो क्या बोला है, द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम एंड अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं हम? टाइम सीरीज बोलते हैं। राइट द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी इन अ सैंपल स्पेस। सर सैंपल स्पेस के अंदर हमको इनका लिखना है, अगर दो कोई मल्टीप्लिकेशन की इवेंट होगी तो हम उसको क्या लिखेंगे? समझो ये इवेंट आपको डिस्क्राइब करनी है, P ऑफ A इंटरसेक्ट B इक्वल्स टू P ऑफ A मल्टीपल बाय P ऑफ B। ठीक है सर, आपको यहाँ पे क्या बोला था? इंडिपेंडेंट इवेंट कहाँ गया क्वेश्चन आपका? ए रहा। यहाँ पे से मल्टीप्लिकेशन की जगह दूसरा एक कोई वर्ड यूज कर सकते हैं, वो वर्ड है प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट भी बोले तो उसका भी मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ही होता है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए। सर मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटर इज 9 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर n। तो हमको उसकी वैल्यू निकालनी है अगर हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 9 आया है तो सर उसकी क्या इक्वेशन थी? इसकी इक्वेशन देखो ये रही हमारे पास, P इक्वल्स टू 1/2। और हम सबको पता है कि 1/2 नीचे है, वो सामने की साइड जाएगा तो 9 से मल्टीपल होगा और 9 2 18 आएगा। तो सर योर वैल्यू इज 18। आओ सर 27 देखते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सर दूसरी बार रिपीट हो रहा है, उसका आंसर हमने पहले भी देख लिया था। यस योर सेंटेंस इज वेरी मच ट्रू। सर व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज कवर्ड अंडर द नॉर्मल कर्व विद इन द रेंज? अच्छा सर यहाँ पे दो ध्यान,
म्यू माइनस 2 थीटा टू म्यू प्लस 2 थीटा। सर ये जो वैल्यू है वो किसकी है? सर ये वैल्यू है म्यू प्लस 2 इज 95.45। सर इसके लिए तुमको कोई रॉकेट साइंस नहीं करना, बस विकास सर ने एक फॉर्मूला वाली, देखो इधर आई बटन में डाल दूंगा मैं कहीं पे, विकास सर ने बहुत अच्छे से फॉर्मूला शीट समझाई, उसके अंदर तुमको वैल्यू पता चल जाएगी। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस 5 3x प्लस 5। सर इसको मैं खुद सोल्व करके देता हूं आपको। मान लो अगर x टेंस 5 है और यहाँ पे सर 3x दिया हुआ है, मतलब सर x की जगह हमको 5 रखना है, ए भी 5 रख देते हैं यहाँ पे। अब इसको हमको सोल्व करना है। सर सोल्व क्या होगा? 3 5 15, 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। सर हो गया। सर एफ डेस एक्स इफ स्लैश एक्स 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। सर देखो जब भी ऊपर 2 पावर होता है वो आगे मल्टीपल होता है। सर क्यों मल्टीपल होता है? क्योंकि हमारा जो कोर इक्वेशन है वो है n मल्टीपल बाय n, n माइनस 1। ठीक है, तो सर ये जो n है वो आगे आएगा, तो भाई 2 मल्टीपल बाय 7। ठीक है, अब देखो 2 और 7 आगे आ गया, बचा क्या उसमें पास? उसके पास एक ही x बचा है माइनस। अब सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो खाली क्या बचेगा? 6 बचेगा। इनको मैं मल्टीपल कर देता हूं, तो सर 14x माइनस 6 ये आपका एफ डैश ऑफ x आ गया। सर 14x माइनस 6। इनके राइटिंग बहुत अच्छे हैं, मेरे तो बहुत गंदे हैं। आ जाओ सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ से। विच इंडेक्स नंबर इज यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई इन्फ्लेशन निकालने के लिए कौन सा डेटा यूज करता है? वो यूज करता है होलसेल प्राइस। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर इज यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन डेटा अलग होता है, लेकिन उसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है? होलसेल प्राइस वाला डेटा यूज करना पड़ता है। सर स्टेट द अजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोला? स्टेट द अजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। भाई अजम्पशन क्या है कार्ल पियर्सन का? कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। ठीक है, चलो भाई अजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहला देयर इज अ linear relationship between two variables। क्या बोला उन्होंने? there is a linear relationship between the two variables and there is a causes and effect relationship between two variables। सर वापस रिपीट करते हैं। there is a linear relationship between two variables। सर एक linear relationship होता है कार्ल पियर्सन के अंदर, और एक cause भी होता है इफेक्ट का रिलेशनशिप के दोनों वेरिएबल के बीच के अंदर। सर एक कार्ल पियर्सन है, कार्ल पियर्सन का स्टेट बहुत अच्छा था, उन्हीं ने तुम लोगों को हैरान किया हुआ है। गिव द नेम ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन। सर बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन कौन थी? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड है वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सर विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज प्रोड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएशन। सर कौन सा कंपोनेंट है जो शॉर्ट टर्म वेरिएशन पैदा करता है? साइक्लिकल। सर साइक्लिकल क्या होता है? सर अरेंज पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी 0, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। सर इसको अरेंज करना है एक सही ऑर्डर में। सही ऑर्डर के लिए हमको ये पता होना चाहिए 0 सबसे अंत में आएगा। क्या बोला मैंने? 0 सबसे अंत में आएगा। सबसे पहले इंडिविजुअल चीजों को उठाते हैं, पी ऑफ ए पी ऑफ बी। सर ये हमारा पहला हो गया। अब सर ए प्लस बी आया तो सर पहले ये ले लो, अब ए यूनियन बी और पी ऑफ ए। उसके बाद सर जो बचा वो डाल दो, पी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, और कॉमा करके लास्ट में क्या लगा दो? 0। सर इसी तरीके से आपको करना है और कुछ इसमें चाड़े करने नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन द बर्नौली ट्रेल्स। सर वीएस लिख दो, इस पे वीएस लिख दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बर्नौली ट्रायल्स जो थी उसके अंदर का जो रिलेशन है वो हमको समझा दीजिए। भाई सिंपल है, देखो अगर सक्सेस है फेलियर है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट इन द बर्नौली ट्रायल्स, यानी कि देयरफॉर Q इक्वल्स टू 1 माइनस P। यानी कि सर यहां पे ध्यान देना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 1 ही होती है। तो अगर हमको Q की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस P। और अगर हमको P की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस Q। ठीक है भाई, दोनों एक ही तरीके से वर्क करेंगे, लेकिन किसमें? बर्नौली ट्रायल्स में। सर स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? द स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। कुछ ज्यादा लिखना नहीं है तुमको। सर आपको यहाँ पे बताना है, प्रोबेबिलिटी लिख के दो हमको किसकी? डेंसिटी फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। सर डेंसिटी फंक्शन याद है आपको, मैंने इक्वेशन बताया था ये वाला, बस यही सीधा छाप दो। सर मीनिंग ऑफ एक्स टेंस ए,
ये यहाँ पे आया a, तुमको अभी x टेंस 0 सिखाया था, अब x टेंस टू a सिखाता हूं। सर इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू a नंबर, तो a बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू, देन इट कैन बी सेड दैट x टेंड्स टू a, और इसको लिखा जाता है x टेंड्स टू a। तो समझ में आया? वहां पे x जो था उसकी वैल्यू 0 की ओर आ रही थी, यहां पे जो x की वैल्यू है, तो देखो उन्होंने क्या बोला, x इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू a नंबर, तो भाई x है वो a नंबर के पास जा रहा है, फिर चाहे वो a नंबर इंक्रीज होके आ रहा हो या वो अपनी वैल्यू डिक्रीज करके आ रहा हो, तो उसी को बोलते हैं x टेंड्स टू a। सर क्लियर हुआ? थोड़े और आगे जाते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन, What are the stationary points of a function? अरे सर इतना इजी थोड़ी पूछना था। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x occurs are known as the stationary point of a function। सर मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी फंक्शन। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया मतलब सर समझना तुम्हारा पेपर जानबूझ के हार्ड बनाया, क्योंकि सर ये सब चीजें नहीं पूछनी होती, पर उसके बावजूद फिक्स बेस्ड मेथड होती है उसके अंदर हम एक ही साल को कंसीडर करते हैं एज अ बेस ईयर, जबकि चेन के अंदर ऐसा नहीं होता। हमारा जो बेस मेथड होता है वो एवरी करंट ईयर प्रेसिडिंग ईयर को कंसीडर करते हैं टेकिंग एज अ बेस ईयर। मतलब ये सर एक ही लाइन थी, इसी को लिख देना, बहुत आपका काम हो जाएगा कि यहाँ पे अंदर हमारा जो बेस ईयर था वो सेम रहता है और चेन मेथड के अंदर जो बेस ईयर होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि वी आर कंसीडर्ड प्रेसिडिंग ईयर इज टेकिंग एज अ बेस ईयर। Which situation is the value of Kari person correlation coefficient? पे कार्ल पियर्सन लिखा हुआ है, जरा देखना, ठीक है, टाइपिंग एरर है, कार्ल पियर्सन नहीं है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इक्वल। उन्होंने बोला हुआ था कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब कार्ल पियर्सन का और स्पीयरमैन का सिचुएशन जो इक्वल होता है, वो आंसर इक्वल आता है। तो भाई कब आएगा? जब देखो दो वेरिएबल आपके पास है और उन दोनों का कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ है नेचुरल नंबर के साथ कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑब्टेन बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड स्पीयरमैन्स मेथड आर इक्वल। मतलब सर आपको यहां पे तो खाली एक ही चीज याद रखना है, दो वेरिएबल थे x एंड y, उनका अरेंजमेंट हुआ था n के साथ नेचुरल नंबर्स में, n नेचुरल नंबर्स में अरेंजमेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसका जो आंसर आया वो कैसा आया बेटा? वो इक्वल आंसर आया, वो इक्वल आंसर आया। सर यहां पे आओ, 43 व्हाट आर द कांस्टेंट a एंड b इन द रिग्रेशन लाइन y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। उसके अंदर सर हमको बताना है कि भाई रिग्रेशन लाइन जो है हमारी y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx, उसमें जो a है इज नॉन एज अ इंटरसेप्ट एंड b इज नॉन एज अ स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन एंड ऑल्सो नॉन एज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो भाई हमको ये दिखाना था, तो भाई हमको दिखाया a जो है वो इंटरसेप्ट है और जो b है वो स्लोप है। मतलब a इंटरसेप्ट है, b स्लोप है, और इसी को इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सर आगे आते हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का क्वेश्चन था। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज क्या है? वो स्टडी करता है किसकी? टाइम सीरीज की। मतलब जो टाइम सीरीज है उसी को स्टडी करता है, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग वन बैलेंस डाई। सर हमको पता ही है वन बैलेंस डाई एंड अ बैलेंस कॉइन साइमल्टेनियसली। सर दोनों को एक साथ फेंकते हैं, तो तुमको क्या करना है? पहले लिख दो 1 2 6 हेड के साथ, फिर लिख दो 1 2 6 टेल के साथ। सर आपका खत्म हो गया, देखो दिख रहा है आपको बेटा? चलो सिंपल चीजें होती है, बस तुमको क्वेश्चन इस तरीके से पूछते कि तुमको लगता है कि साला ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वर्ड चेंज होते हैं, ठीक है, फीलिंग चेंज होती है, ऐसा हालात जज्बात सब बदल जाते हैं तुरंत ही, तो ये थोड़ा थोड़ा होगा। कभी कई बार कोई क्वेश्चन डॉट टब भी आ जाता है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि कल के चैप्टर के अंदर एक भी थियरी आपकी टफ नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं थियरी के, बहुत इजी वाले, ठीक है। बर्नौली ट्रायल समझाना है डिटेल में। सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज 2 आउटकम्स, कोई एक एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने और उसके भाई 2 आउटपुट हमको मिल गए, एक सक्सेस और एक फेलियर, और ये जो आउटकम्स है वो एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, हमने वापस किया। अब जब किया तो अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस एंड द प्रोबेबिलिटी P0 P1 of getting
क्या लिखा है? सक्सेस। जी हटाओ। गेटिंग सक्सेस एट ईच ट्रायल इज कॉन्स्टेंट, देयर सच ट्रायल आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। सर थोड़ी थोड़ी टाइपिंग एरर है, लेकिन जाने देना, बहुत तेजी में बनाया है उन्होंने भी। तो सर क्या बोला, जब कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अंदर दो आउटकम आपको मिल रहे हैं, सक्सेस और सर यहाँ पे फेलियर, और आप उसी एक्सपेरिमेंट को वापस कर रहे हो, उसी परिस्थितियों में कर रहे हो, हर बार जितनी बार तुम करो उतनी बार वही का वही आंसर आता है, उसको हम बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स। सर फॉर which value of the standard normal variable and the standard normal curve is symmetric on the both the sides। सर ये में बात हो गई थी, z इक्वल्स टू 0 होता है तभी वो मिलती है एक दूसरे से। प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन होता है जो नॉर्मल वेरिएबल का, वो बताना है। सर यही रहा, एक इक्वेशन 10 बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये चीजें याद रख लो खाली, बाकी आंसर तुम्हारे हाथ में है। वो इक्वेशन याद रख लेना। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ x टेंस 0। सर अब नहीं समझाऊंगा, हो कि उसकी वैल्यू 0 के नजदीक जा रही है। फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूं तो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू माइनस पी डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीपल बाय dx डिवाइडेड बाय dp, और यहाँ पे माइनस p। तो सर इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंजेस इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंजेस इन प्राइस। क्या बोला सर? परसेंटेज चेंजेस इन, मतलब सर यहाँ पे डिमांड और प्राइस के अंदर जो चेंज हो रहे हैं वही है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये आपने इको में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सो डिफाइन द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर क्या है? द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। वैल्यू ऑफ ए के जो परसेंटेज होते हैं वो चेंज होते हैं बिकॉज वो एसोसिएटेड है गिवन करंट पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन फिक्स पीरियड इज कॉल्ड एन इंडेक्स नंबर। यानी कि सर आप इक्वेशन से समझ सकते हो, करंट ईयर की जो प्राइस थी उसको हमने P0 P1 अपन P0 मल्टीपल बाय 100। क्या बोला उसने? ए की जो करंट वैल्यू थी आइटम की, उसको हमने पीरियड कंपेयर टू इट्स वैल्यू इन अ फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड यानी कि बेस पीरियड से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तब हमको जो इंडेक्स नंबर मिलता है, मतलब जो मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर बोलते हैं। सर आगे चलते हैं थोड़े यहां से। On what does the sign R of correlation coefficient depends? तो भाई the sign R of correlation coefficient depends on the sign of covariance of x। क्या बोला मैंने? covariance of x and covariance of y। आपको खाली बोला गया है कि correlation coefficient depend किस पे होता है, कौन सी साइन पे डिपेंड होता है? तो covariance of x and covariance of y, which statisticians use the term रिग्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सर यही इक्वेशन सेम आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, लिख लो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गैल्टन याद रखना तुम लोग, ठीक है? गैल्टन वरना तुम कभी टिक करके नहीं आओगे, वो गारंटी है। बोले सर ये तो नाम ही नहीं सुना कभी गैल्टन का, इसलिए लोग पूछते हैं तुमको। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग ट्रेंड्स इज बेस्ट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन। शॉर्ट टर्म वेरिएशन में जो रिपीट होता है सर वो आपको यहाँ पे बताना था। तो भाई मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज जो है हमारी, वो ट्रेंड को बेस्ट करती है टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव शॉर्ट टर्म वेरिएशन। सर ये चीज भी जो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए। सर ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आजकल पेपर सेटर के जुबा पे बसते हैं, ठीक है? तो फिर ये हो सकता है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं हमारे सफर के अंदर, 56 तक पहुंच चुके हैं, 56 मिनट भी नहीं हुई अभी तक। स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 1/4 क्वेश्चन मार्क। सर अगर p का वैल्यू 1/4 है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मतलब क्या होता है? p इज स्मॉलर देन 1/2। p की जो वैल्यू है वो 1/2 से कैसी है? कम है। तो स्क्यूनेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पॉजिटिव। हमको बोला था टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वैल्यू ऑफ ए वैल्यू है तो उसका टाइप बताना है हमको। हम बता देंगे कि अगर उसकी वैल्यू 1/2 से अगर छोटी है, 1/2 से अगर छोटी है, सर 1/2 का मतलब होता है 0.50, ठीक है? तुम बोलोगे सर वहां पे 1/4 तो 2 से तो बड़ा ही होता है ना, 1/4 का मतलब होता है 0.25। थोड़ा ये सब सीखा करो यार तुम थोड़ा थोड़ा, ठीक है? सर What is the shape of the normal curve? वो कौन से शेप में होता है? मतलब घंटा शेप में होता है सर, बेल शेप बोलते हैं उसको बबुआ। Give the value of the constant used in probability density function of the normal variables। बेटा उसको बोलते क्या है? The values of the constant used in probability density function of the normal variable are pi,
इक्वल्स टू 3.1416, या तो हम लिखते हैं 22/7 और या तो हम लिखते हैं एरर इक्वल्स टू E इक्वल्स टू 2.7183। सर वैल्यू है रट्टा मान लो मैं दूर खट जाता हूँ थोड़ा। आपको वैल्यू पूछी हुई है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी की, तो आपको लिख देनी है। अब इसमें से एक भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे आसान तो यही रहता है कि आप इसी की वैल्यू लिख दो, पाई की आप सबको याद ही रहती है वैसे तो, मतलब पाई समझ में नहीं आता, वैल्यू याद होती है। 0.001 नाइबरहुड ऑफ 3 इन द इंटरवल फॉर्म। सर आपको क्या करना है, इसको खाली कन्वर्ट करना है, खाली क्या करना है, कन्वर्ट। सर समझो 0.001 हमारे लिए क्या है, 0.001 हमारे लिए क्या है सर, यहाँ पे देखो ध्यान से, वो थीटा है हमारा, और 3 जो है हमारे लिए वो क्या है, ए है। तो सर हमको क्या लिखना था, हमको नाइबरहुड सिचुएशंस लिखनी है। सर नाइबरहुड का मतलब क्या होता है, अड़ोस पड़ोस वाले। तो भाई एक के घर कुछ कम होगा, एक के घर कुछ ज्यादा होगा, आपको इतना ही याद रखना है। एक के घर कुछ कम होगा, एक के घर कुछ ज्यादा होगा, मतलब सर पहली बार हम माइनस करेंगे 3 - 0.001 और दूसरे में 3 + 0.001, तो सर इसका आंसर आएगा 2.999, इसका आएगा 3.001। तो सर ये चीजें हमने कहां पे कर दी, इंटरवल फॉर्म में कर दी थी। सर ये क्या है हमारा डेल्टा, और ये क्या है सर हमारा 3 है, वो ये है। तो सर इक्वेशन ये रहा आपका नाइबरहुड का। नाइबरहुड जब भी होगा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे याद रखिए, एक का कम होगा एक का ज्यादा होगा, दोनों आड़ोस पड़ोस में रहते हैं। तो सर यही रहता है आड़ोस पड़ोस में। तो इसके ऊपर से बेटा बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू, द चेंजेस इन रेवेन्यू ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन डिमांड। रेवेन्यू में चेंज हो गई क्योंकि आपकी डिमांड के अंदर थोड़ी सी भी चेंज हुई, इट्स कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पेट्रोल इज ₹100। प्राइस का जो इंडेक्स नंबर है वो 100 है। और स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सर फॉल्स, इट फॉल्स, करेक्ट इट एंड रीराइट। तो भाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इंडेक्स नंबर इज फ्री फ्रॉम द यूनिट। इंडेक्स नंबर किसी भी यूनिट के साथ कभी भी अलाइन नहीं होता, ज्वाइंट नहीं होता, उसको यूनिट से कोई मतलब नहीं है, पेट्रोल हो या पिज्जा हो। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पेट्रोल इज 100। आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, ना कि फिर इस तरीके से लिखना चाहिए। सर ग्रामेटिकली एरर्स में भी आपकी बहुत सारी चीजों को चेंज कर देते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल वाला हो गया है। डिफाइन कोरिलेशन, एक बार ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे, वापस कर देते हैं। साइमल्टेनियसली चेंजेस होते रहते हैं वैल्यू के अंदर, दो वेरिएबल के अंदर। क्यों होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट यहाँ पे होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। व्हाट आर द कांस्टेंट ए एंड बी इन द रिग्रेशन लाइन। अरे सर ए और बी क्या है रिग्रेशन लाइन के अंदर, सर रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी स्पेशल है, आप लिख लो। ये पूछ सकते हैं कि रिग्रेशन लाइन ए जो था वो ए इंटरसेप्ट होता है और बी जो है उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसीलिए या तो उसको स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन भी बोला जाता है। विच कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। सर कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते टाइम सीरीज के अंदर। तो भाई ये जो आप रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के, रैंडम और इरेगुलर। आपका एक एग्जाम में आपको बोलता हूं, जैसे कि किसी कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो गई और उसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन यूनिट था उसके अंदर ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ, तो भाई ये थोड़ी कोई प्रेडिक्ट कर सकता था कब होगा। ठीक है सर, अरेंज करना इस चीज को हम ऑलरेडी इससे पहले भी एक बार अरेंज कर चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। लेकिन यहाँ पे आपको पीछे दिया हुआ था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपने जो वो लिखा था उसका उल्टा लिखना। यहाँ पे 0 पहले आएगा, डिसेंडिंग के अंदर 0 बाद में आएगा। सर दोनों में बस इतना ध्यान रख लो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग में 0 आगे आएगा, उसमें पीछे जाएगा। सर आ जाओ। सर कब की वेट कर रहा था मैं, डायग्राम नहीं बताया आपने हमको। वेन डायग्राम बता रहा हूं आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी। सर एक वेन डायग्राम आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखना। वेन डायग्राम के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको समझाना था। जो आपको आता है एक्सक्लूसिव इफेक्ट उन्होंने बोला था, तो मैंने बोल दिया ए इंटरसेक्ट बी इक्वल्स टू नथिंग। दोनों एक दूसरे के लाइफ, इसको ए ना, नेहा धुपे अच्छे से समझा सकती है। मतलब इट्स हर लाइफ, उसको जैसे रहना होगा वैसे रहेगा, तुमको क्या है। सर दोनों अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ओ हो गया आपका क्या, इंटरसेक्ट हो गया। साथ में रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं, लिविंग नहीं बोलते, यूनियन बोलते हैं। स्टेट द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या रिलेशन है, तो भाई रिलेशन तो ये है कि मीन जो होता है वो वेरिएंस से ऑलवेज बड़ा होता है। वैल्यू ऑफ मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस, क्योंकि सर वो वेरिएंस से बड़ा ही होगा। देखो
ये रहा उसका आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम लिखना चाहो तो एनपी यूपी ग्रेटर देन एनपी क्यू, ठीक है भाई। मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल बायोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स पैरामीटर। सर क्या ढूंढने का, 7 उन्होंने दिया हुआ है, सिमेट्रिक है, आपको करना है क्वेश्चन, तो उसका मल्टीपल कर दो डबल से, ठीक है। मतलब 7 2 क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, वो हो गया आपका छोटा सा आंसर। उसके बाद बेटा आते 69 के ऊपर। बर्नौली ट्रायल्स हमने ऑलरेडी समझा चुका है। व्हाट इज द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, बेल शेप होता है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन, हमको पता है सर। ये आंसर गलत है, ये आंसर ही नहीं है, एरर है, ठीक है। ए वैल्यू आपको इक्वेशन फॉर्म के अंदर बता दिया गया था सर। x+4 0.04 सर ये आपको दिया हुआ है, उसमें k -3.96 है, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी है सर। आपको कुछ नहीं करना, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में होगा सर, ये प्लस में है, इसको आपको घुमाना है। अगर यहाँ पे एक वैल्यू 3.96 है तो दूसरे में बेटा उतनी ही वैल्यू प्लस करेंगे, तो 4 + 0. अगर हम 4 कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 4.04, ठीक है। एक इस तरीके से काम करता है, नेबरहुड के कंसेप्ट पे काम करता है। किसके कंसेप्ट पे, नेबरहुड वाले कंसेप्ट पे काम करता है। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो नेबरहुड कर लोगे। जैसे कि देखो n 16 और 0.5 दिया हुआ है, वो इंटरवल फॉर्म आपको उसका बनाना है सर। हम बना देंगे, ये हमको करना है। हम कैसे करेंगे, देखो 0.5 दिया हुआ, मतलब सर एक के अंदर 16 - 0.5 कर दो और दूसरे के अंदर 16 + 0.5 कर दो सर, आपका काम खत्म, आपने बना दिया। dy/dx फॉर y, x की 4 पावर है, 3x 2 है और 2x यहाँ पे दिया हुआ है सर। ये 4 को हम आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x, 4 - 1 3 सर। ये जो होता है 4, मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है x4, तो 4 आगे आ जाता है तो हो गया 4x, और यहाँ पे एक माइनस होता है क्योंकि एक हम आगे ले गए हैं, तब बचा 3 सर। 3x 2 है तो 2 आगे जाएगा, 3 2 6x, और यहाँ पे सर कुछ है ही नहीं, तो आपका आंसर ये रहा 4x² - 6x + 2। भले मैंने आपको मना किया कि आपको डेरिवेटिव्स नहीं सीखने, पर एटलीस्ट इतने सीख लेना कि आप सेक्शन बी के आंसर्स लिख पाओ। व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन, स्टेशनरी पॉइंट क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू जो होते हैं फंक्शन के वो क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है आपके। नेम द इंपॉर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर है उसका जो बेसिक टेस्ट है उसको बता देना है आपको। तो भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट और दूसरा क्या था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सर। दो, एक टाइम को रिवर्स करते हैं, दूसरा फैक्टर्स को रिवर्स करते हैं सर। उसके बाद व्हाट इज द मेन लिमिटेशंस ऑफ द स्कैटर डायग्राम, सर आपको मैंने एक बार अभी भी बताया था, वो जो होता है जो ओनली नेचर ऑफ कोरिलेशन एंड सम आइडियाज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। सर स्ट्रेंथ वगैरह थोड़ा बहुत बता दे, बट डज नॉट गिव एग्जैक्ट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल के बीच में कभी भी प्योर श्योरली रिलेशन दिखा पाता नहीं है। गिव द नेम ऑफ अ मेथड ऑफ ऑब्टेन द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन, जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन थी आपको उसके बारे में बताना है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन। सर आपको यही पूछना है, याद रखना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। भाई व्हाट इज द टाइम सीरीज, व्हाट इज द टाइम सीरीज, तो भाई डेटा कलेक्ट करते हैं, एक बार समझा चुके हैं, और स्पेसिफिक टाइम पीरियड का डेटा होता है, उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज बोलते हैं। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम सीरीज। स्टेट द फॉर्मूला, अरे बाप रे, वही चीज वापस आके सर, लेकिन यहाँ पे आपको बोला था ए बी और सी के ऊपर आपको लिखना है, तो सर यहाँ पे चला जाएगा क्या, आपको ये चीजें दी हुई है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सपांड करना है, समझाना है, ठीक है। समझा दीजिएगा जरा, आप ही समझा दीजिए, हम थोड़ा थक जाएंगे अभी वरना जल्दी जल्दी में। सर डिफाइन बर्नौली ट्रायल, सर ओके रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। गिव द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट यूज्ड इन अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द नॉर्मल वेरिएबल। सर ये रही ई, आपको है ना यहाँ पे पाई या तो ई की वैल्यू लिख लेनी है, दोनों की वैल्यू याद रख लो। आप पाई की जगह यहाँ पे कुछ 22/7 भी यूज कर सकते हो। सर सही लिखा है, गलत लिखा है 22/7, सर सही लिखा है। व्हाट द परसेंटेज ऑफ द एरिया इज कवर्ड अंडर द नॉर्मल कर्व विद इन द रेंज। सर क्या बोलूं मैं, ये रही आपकी रेंज, आपको इसी रेंज के अंदर काम करना है, आपको दिया हुआ है, तो कौन सा एरिया आएगा आपका, 94.45% एरिया कवर होता है। ध्यान रखना, इसी को अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। फिर वहां पे कैलकुलेशन करने मत बैठना कि सर ये क्या होता है और कैसे होता है, वो आपको याद रखना पड़ता है डेटा। आइए सर कुछ स्लाइड्स बच्चे हमारे पास, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए आपको समझाना है। इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देन द ओपन इंटरवल, सर क्या बोला, A belongs to R and delta is not a negative number, right?
और वो ओपन इंटरवल में आएगा, तो आपका क्या बनेगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, डेल्टा बोलो थीटा बोलो, सॉरी वैसे तो थीटा ही बोलते हैं, तो इज कॉल्ड थीटा नेबरहुड ऑफ a। तो सर यही बस आपको जो लिखा था, इंटरवल दिया हुआ था उसी को एक्सप्लेन करना था, इंटरवल के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। सर ये हर चीज को आगे लाओ, 6 3 18x²। अब सर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सर यहाँ पे 2 और 2 दिया हुआ है तो ये हट जाते हैं, बचा 7x और यहाँ पे सर कुछ है ही नहीं तो 6/5, 8 गया 8 गया। सर विच इज द अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एवरेज क्या होती है कंस्ट्रक्शन करने की, तो सर वो जो एवरेज है उसी को हम बोलते हैं वेटेड मीन। क्या बोलते हैं हम बेटा उसको, वेटेड मीन बोलते हैं, वेटेड मीन बोलते हैं। थोड़ा आगे आते हैं, चलो व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ द स्कैटर डायग्राम। अरे तुमको 2-3 बार तो बता दिया कि वो लोग अच्छे से रिलेशनशिप बता पाते नहीं है वेरिएबल्स के, ठीक है। स्टेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सर ये रहा a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू म्यू। सर व्हाट इज द टाइम सीरीज, बहुत बार रिपीट हो चुका है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सर में भी पहली बार आया है। द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर द, समझना वो अपने आप से रिपीट हो सकता है आइडेंटिकल कंडीशंस के अंदर, और उसके जितनी भी पॉसिबल आउटकम थे उसको ही हम बोलते हैं द आउटकम विल अपीयर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टनली बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि सर कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो अपने हिसाब से एक्टिव करता रहता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, अपने हिसाब से वो मूवेबल होता है वेरिएबल, लेकिन वो रैंडमली करता है तो उसके आउटपुट हमको मेजर कर सकते नहीं है। वो एक ऐसा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है जिसको ना ही कोई कंट्रोल कर सकता है, जो ना ही किसी के साथ चल सकता है, उसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ही कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, आप एक एग्जांपल याद रखो, कंपनी के अंदर किसी ने स्ट्राइक मारी, सर हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इन द बर्नौली। भाई क्या रिलेशन है सक्सेस और फेलियर का, तो भाई P प्लस Q इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैंने बोला सर सक्सेस और फेलियर वो उसका टोटल आंसर ऑलवेज 1 ही आता है सर, ठीक है। मतलब आपसे कुछ भी कर रहे हो, आप 50% जंग ऐसे ही जीत गए, कल आप स्टेट की एग्जाम देने के लिए जाओगे उसके अंदर से 50% आप सक्सेस होंगे, ऐसी संभावना पहले से ही वहां पे लगा दी गई है, तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना, क्यों डरते क्यों इतना तुम। सर स्टैंडर्ड स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो द स्टैंडर्ड स्कोर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। सर ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। आपको पूछे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या था नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का, आपको लिख देना है ये x टेंस -1 4x प्लस k इक्वल्स टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की सर वैल्यू फाइंड करने की बोलेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4x प्लस k इक्वल्स टू 6 लिखो। अब सर x की जो वैल्यू है -1 उसको पुट करो, 4 -1 4 प्लस k इक्वल्स टू 6, या माइनस में है सामने जाएगा तो प्लस होगा, तो k इक्वल्स टू 10। सर बच्चों का खेल था है। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, अरे जो स्मॉल चेंजेस होता है डिमांड के अंदर उसी को तो हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। कितनी बार बताओगे हमको, आइए बस यहां तक रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ट्राई करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स दे पाऊं, वैसे तो अभी भी 3 से 4 पीपीटी मेरी लाइनअप में है। मिलते हैं तब तक, जय हिंद जय भारत।